रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों अमूमन मैं आप लोग को जो कहानियां सुनाता हूं उस कहानियों में आप लोग ज़्यादातर देखते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो समाज को कलंकित करती है, यानी कि अवैध संबंध। और उन्हीं अवैध संबंधों की वजह से कत्ल होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ है कि आप लोगों का टेस्ट बदलने के लिए मैं बीच बीच में ऐसे सीरियल किलर की कहानी लेके आता रहूँगा जिससे आप लोग का टेस्ट भी बदले और आप लोग देखेंगे दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग पड़े हुए हैं। दोस्तों आमतौर पे अगर किसी व्यक्ति को फांसी की, उम्र कैद की या फिर जैसी भी सज़ा होती है और अगर जेल के अंदर उसकी मौत होती है, चाहे फांसी से हो चाहे वो किसी भी वजह से हो, तो उसकी जो डेड बॉडी होती है उसके परिवार वालों को सौंप दी जाती है और उसके परिवार वाले उस डेड बॉडी को उसके धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन दोस्तों आज की जो कहानी मैं सुनाऊंगा आप लोग को, इस कहानी के अंदर जो सीरियल किलर था, जब इसकी मौत हुई तो इसकी डेड बॉडी को परिवार वालों को ना सौंपकर बल्कि 62 सालों तक इसकी डेड बॉडी को म्यूजियम में रखा गया था। तो आखिरकार ये कौन सा ऐसा सीरियल किलर था और इसने क्या जुर्म किया था, यही सारी चीज़ मैं आप लोगों को बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों सुनाऊंगा। बस आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें। वैसे अमूमन मैं आप लोगों से कहता नहीं कि, लेकिन मैं आज आप लोगों से कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, जिससे हमारा जो चैनल है बहुत जल्द 50,000 के सब्सक्राइबर के माइलस्टोन को टच करें, क्योंकि अभी हम लगभग 37,000 सब्सक्राइबर पर पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग अगर प्यार अच्छा रहेगा और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे, वीडियो पर हर व्यक्ति लाइक करेगा, तो बहुत जल्द हम ये अचीवमेंट पूरी कर सकते हैं और इसमें आपके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। दरअसल दोस्तों आज की कहानी की बात करें तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1954 से। 1954 में बैंकॉक, इसी बैंकॉक के अंदर अचानक से कुछ बच्चे गायब होने लगते हैं। पहले एक बच्चा गायब होता है, फिर दूसरा गायब होता है, तीसरा, चौथा। इसी तरीके से जब कुछ बच्चे गायब होते हैं तो ये जो खबर थी ये धीरे धीरे पूरे इलाके के अंदर आग की तरफ फैल जाती है। अब चारों तरफ डर का माहौल, पुलिस के ऊपर भी लगातार प्रेशर बनता है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो बच्चों को इस तरीके से उठा रहा है, मार के उनकी डेड बॉडी को फेंक दे रहा है। लेकिन डेड बॉडी जब मिल रही है तो किसी का दिल मौजूद नहीं है, तो किसी का लीवर मौजूद नहीं है, किसी के कुछ और ऑर्गन्स जो हैं वो डेड बॉडी से गायब है। अब मामला ये इतना ज़्यादा पेचीदा हो चुका था कि सरकार को भी इस मामले में इन्वॉल्व होना पड़ा। लगातार मीडिया का प्रेशर, जनता परेशान है। जो सरकार थी ये पुलिस को थोड़ा सा टाइट करती है कि इस मामले में क्या मामला है, कि जल्दी इस मामले को सुलझाओ, कौन है जो बच्चों के साथ में इस तरीके की दुर्दशा कर रहा है, कौन है जो बच्चों के साथ में इतना बड़ा भयंकर कांड कर रहा है। लिहाजा पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। महीनों का वक्त गुजर जाता है और इसी तरीके से जो बच्चे होते हैं वो गायब होते रहते हैं। लेकिन इसी बीच में पुलिस के पास में एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो जंगल में एक बच्चे की लाश को जला रहा है। अब इस तरीके की सूचना जब पुलिस को मिलती है कि यहीं पर बैंकॉक के जंगलों में कोई व्यक्ति है जो किसी बच्चे की डेड बॉडी को जला रहा है। आमतौर पे बैंकॉक के अंदर बॉडी जलाने का जो प्रावधान होता है मौत के बाद नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पर पुलिस को थोड़ा मामला संदिग्ध लगता है। जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था उसको भी बहुत ज़्यादा डाउट, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था कि कोई व्यक्ति डेड बॉडी को कैसे जला रहा है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। मौके पर पहुंचने के बाद में पुलिस उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेती है। साथ के साथ उस डेड बॉडी जो जलाई जा रही थी पूरी तरीके से अभी जली नहीं थी। आग को ठंडा किया जाता है, उस डेड बॉडी को बरामद किया जाता है। देखने से ही पता चलता है कि ये डेड बॉडी थी, ये किसी बच्चे की डेड बॉडी थी। उसके जिस्म को बहुत ही बारीकी से चेक किया जाता है। तो जो फॉरेंसिक की टीम होती है और साथ के साथ जो पुलिस के साथ में कुछ SFL की टीम जो भी गए हुए थे, सब बारीकी से जब समीक्षा करते हैं तो पता ये चलता है कि जो डेड बॉडी है, ये डेड बॉडी, इसके अंदर के जो पार्ट्स हैं वो पार्ट्स को भी निकाल लिया गया है। यानी पुलिस के सामने मामला साफ था कि जिस तरीके के बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट आ रही है, बात को उनकी डेड बॉडीज़ मिल रही हैं, तो उनके अंदर से भी उनके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं वो गायब हैं और इस बच्चे के अंदर के भी ऑर्गन्स गायब हैं। यानी इन सारी हत्याओं के पीछे कोई और व्यक्ति नहीं है बल्कि वही व्यक्ति है जो इस डेड बॉडी को जला रहा है। लेकिन अब ये जानने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है, इससे पूछताछ करने वाली बात है कि आखिरकार ये डेड बॉडी को क्यों जला रहा था, क्या इसने ही कत्ल किया है या फिर कुछ और। पुलिस वाले इस व्यक्ति से पूछताछ करते हैं। पुलिस थाने लाने के बाद में बारी बारी से जब पूछताछ की जाती है तो पुलिस को लगातार गुमराह करने की कोशिश करता है, कभी कुछ कहता, कभी कुछ कहता। लेकिन पुलिस चूंकि इसे रंगे हाथों पुलिस ने पकड़ा था, लिहाजा पुलिस इसके साथ में थोड़ी सी सख्ती दिखाती है। तो ये पुलिस के सामने टूटता है एंड टूटने के बाद में बताता है कि हाँ, इन सारों ही बच्चों के कत्ल मैंने किए हैं। अब पुलिस जो थी वो कत्ल करने के पीछे का वजह पूछती है, साथ के साथ ये भी पूछती है कि तुमने कत्ल किया, लेकिन कत्ल करने के बाद में उनकी डेड बॉडी के अंदर से ऑर्गन्स तुमने क्यों निकाले।
अब ये जो व्यक्ति था ये बताता है कि दरअसल मुझे बच्चों के ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं उनके ऑर्गन्स निकालने के बाद में उन्हें उबाल कर खाया करता था। अब जैसे ही पुलिस ये बात सुनती है तो पुलिस की एकदम से सिट्टी विट्टी गुल हो जाती है। पुलिस के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि पुलिस के सामने एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जो व्यक्ति खुद एक सीरियल किलर भी है और वो साथ के साथ एक आदमखोर भी है, क्योंकि वो इंसानी जो अंग होते हैं उन अंगों को उबाल कर खाया करता था। अब पुलिस जब इसकी ये बात सुनती है तो उसके बाद में इससे पूछती है कि अच्छा ये बताओ, तुम अगर इंसानी मांस खाते थे तो फिर बच्चों को ही तुम अपना शिकार क्यों बनाते थे? तो ये व्यक्ति बताता है कि दरअसल बच्चों को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाना और उसके बाद में उनका मर्डर करना, उसके बाद में उनके ऑर्गन्स निकालना, ये जवान व्यक्ति यानी पुरुषों महिलाओं से बहुत ज़्यादा आसान था, इसलिए मैं बच्चों को ही अपना शिकार बनाता था। उसके बाद में पुलिस ये पूछती है कि अच्छा ये बताओ, तुम डेड बॉडी को जला क्यों रहे थे? तो ये व्यक्ति बताता है कि मैंने पिछले कुछ दिनों में बच्चे उठाए, उसके बाद में उनके ऑर्गन्स निकाले, उसके बाद में डेड बॉडीज़ को फेंक दिया, लेकिन अब आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे तो मैंने सोचा डेड बॉडी को जला दिया जाए। उसके बाद में इस व्यक्ति से पूछा जाता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हें इंसानी मांस खाने की, यानी तुम आदमखोर कैसे बने और इंसानी मांस खाने की लत तुम्हें कहाँ से लगी? तो ये व्यक्ति बताता है कि दरअसल वो चीन का पूर्व सैनिक है और ये वर्ल्ड वॉर के दौरान चीन की तरफ से लड़ रहा था और जापान की सेना आमने सामने थी। जापान की सेना चीन की सेना पर हावी होती है और इसकी जो बटालियन थी ये पूरी की पूरी बटालियन मारी जाती है। इसकी जो बटालियन थी ये पूरी तरीके से घिर चुकी थी। किसी तरीके से ये सर्वाइव करता है, लेकिन जब खाने पीने का कुछ इसके पास बचता नहीं है तो इसके जो साथी थे जिनकी मौत हो चुकी थी ये उन्हीं के जिस्म के कुछ पार्ट्स निकाल कर उन्हीं को खाने लगता है और किसी तरीके से ये सर्वाइव करता है। जैसे तैसे वहाँ से निकलता है, वर्ल्ड वॉर समाप्त होती है। उसके बाद में ये वहाँ से निकलकर सीधा बैंकॉक आकर सीक्यू नाम से अपना नाम बदलता है और यहीं पर रहने लग जाता है। लेकिन इंसानी मांस खाने की वजह से इसको इंसानी मांस का चस्का लग चुका था। अब इसे ये लगा करता था कि किसी तरीके से इसको इंसानी मांस खाने के लिए मिलना चाहिए। अब जब इसे इंसानी मांस खाने की लत लगती है तो ये बड़ों का शिकार कर नहीं सकता था, क्योंकि उनको मारना, उनको बहला फुसला कर अपने साथ ले जाना, वो लोग विरोध भी करेंगे तो आसान नहीं होता। इसलिए ये बच्चों को ही अपना शिकार बनाता और उनके ही मांस को ये खा जाया करता था। हालांकि जब इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, इसके ऊपर केस चला, उसके बाद में चूँकि ये व्यक्ति चाइना का था, उस समय चाइना और थाईलैंड के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इसलिए इस व्यक्ति को एक तरीके से सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से साबित ना होने के बावजूद भी इसे सज़ाए मौत मिलती है। और जब इसको सज़ाए मौत मिलती है तो उस समय थाईलैंड का जो सज़ाए मौत देने का तरीका था वो ये था कि गन पॉइंट इसके सर के पास सटाकर उसको गोलियों से भून दिया जाए और इसी तरीके से इसको मारा गया। अब चूँकि जब इसको मार दिया गया तो उसके बाद में इसकी डेड बॉडी को कोई क्लेम करने वाला व्यक्ति था नहीं, इसलिए इसकी डेड बॉडी को एक मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया कि तुम, चूँकि इसने सारी उम्र गलत काम किए हैं तो कुछ दिनों इसके साथ में अच्छे काम हो जाएं, इसकी डेड बॉडी पे तुम एक्सपेरिमेंट करो, देखो तुम्हारे यहाँ जो बच्चे सीखते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट कर सकेंगे। लिहाजा उसके बाद में कुछ समय तक तो उन कॉलेज वालों, मेडिकल कॉलेज वालों ने एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उसके बाद में उनका एक म्यूज़ियम भी था, उस म्यूज़ियम में उस डेड बॉडी को रखवा दिया गया और उस डेड बॉडी के सामने लिख दिया गया आदमखोर। अब दोस्तों, आदमखोर ये एक ऐसा वर्ड है कि अगर आप लोग सुनेंगे तो आप ये सोचेंगे कि आदमखोर कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, क्या वो हमारी तरह दिखते हैं, उनके हाथ कैसे होते हैं, पाँव कैसे होते हैं, मुंह कैसा होता है। तो जब ये खबर थाईलैंड के अंदर पहुंचती है कि इस म्यूज़ियम के अंदर एक आदमखोर का शव रखा हुआ है, तो वहाँ से बहुत दूर दूर से उस म्यूज़ियम में लोग उस आदमखोर की डेड बॉडी को देखने के लिए आते थे। इसकी वजह से उस म्यूज़ियम की बहुत ज़्यादा कमाई बढ़ गई और शायद इस वजह से भी उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं किया गया। लेकिन दोस्तों, जब ये बातें ह्यूमन राइट्स के लोगों को पता चलती हैं तो उसके बाद में आवाज़ उठाई जाती है, मामले की फिर से छानबीन होती है, तो पता ये चलता है कि ये व्यक्ति चाइना का था। चूँकि चाइनीज़ बोलता था तो इसकी लैंग्वेज को किसी ने सही से समझा नहीं था और पुलिस साबित भी नहीं कर पाई थी कि इस व्यक्ति ने कत्ल किया और कत्ल करने के बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स खाए थे। इसलिए साल 2019 में इसकी जो डेड बॉडी थी उसके आगे से जो आदमखोर शब्द लिखा हुआ था, उस आदमखोर शब्द को हटा दिया जाता है। लेकिन बात यहीं नहीं रुकती है, साल 2020 में फिर आवाज़ उठती है, लेकिन उसके बाद में इसके अंतिम संस्कार कराने की बात आती है। लेकिन दोस्तों, अब तक चूँकि आदमखोर लगा हुआ था तो म्यूज़ियम की अच्छी कमाई होती थी। चूँकि अब आदमखोर हट गया तो लोगों का आना जाना भी थोड़ा कम हो गया था, इसलिए म्यूज़ियम वाले भी इसमें कोई आपत्ति जताते नहीं हैं। और साल 2020 में जब कोरोना आया हुआ था, पूरी दुनिया के अंदर कहर बरपा रहा था, साल 2020 के अंदर इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है
और दोस्तों यकीन मानिए इसके अंतिम संस्कार में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि जैसे किसी सेलिब्रिटी के अंतिम संस्कार में भीड़ आती है। चाइना में इसका नाम मिंजी लोई था और बैंकॉक में यानी थाईलैंड में इसका नाम सिकोई था। सिकोई का अंतिम संस्कार हो चुका था। तो दोस्तों ये एक ऐसा आदमखोर सीरियल किलर था जिसका साल 2020 में जब अंतिम संस्कार हुआ तो तकरीबन 62 साल इसे उस म्यूज़ियम में रखे हुए हो गए थे। बहरहाल दोस्तों ये थी उस आदमखोर व्यक्ति की कहानी। आप लोग इस कहानी के बारे में जो भी सोचते हैं अपनी राय नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाए। तो दोस्तों कल के दिन जो कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे इसमें तनवी जी हैं लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, आपने अपने भाई को दिया था ठीक कराने के लिए, उसने इतना टाइम लगा दिया ठीक कराने के लिए। तो तनवी जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप वापस आए, अपने कमेंट्स किया। जावेद अंसारी लिखते हैं आपकी कहानी से कुछ सीखने को मिलता है, सलामत रहिए। तो जावेद अंसारी जी मेरे भाई शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं लिखते हैं बहुत बढ़िया कहानी है भाई। तो दिनेश कुमार जी आपका शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं, नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है। तो दिनेश कुमार जी नमस्कार, कैसे हैं आप? एक खान लिखते हैं भाई सलामत रहिए। तो एक खान जी शुक्रिया आपका। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अल्लाह आपको अच्छा रखे मेरे छोटे भाई। हसीबुल अंसारी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई साहब, हम आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया आपका। दिनेश कुमार हैं आगे लिखते हैं, भाई बहुत बढ़िया कहानी सुनाई आपने। दिनेश कुमार जी शुक्रिया। एक ही खान लिखते हैं आपकी कहानी अच्छे तरीके से आप समझाते हैं भाई, तो शुक्रिया आपका। वज़ीर खान हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। उसके बाद में श्रेयस शर्मा है लिखते हैं, मलिक भाई आपकी कहानी सुने बिना नींद नहीं आती है। तो श्रेयस जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में दिनेश कुमार जी हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। इख्तिदार अहमद हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, आपकी सुनाई गई क्राइम स्टोरी से सीख मिलती है कि किसी भी इंसान को क्राइम नहीं करना चाहिए। इसका जो अंजाम होता है, अंत जो होता है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। इख्तियार अहमद न्यूरिया हुसैनपुर से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। मंसूरी भाईजान हैं जो हार्ट बनाते हैं, शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं लिखते हैं गुड भाई लाइक यू। तुम दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका। ज़ुबैश अंसारी हैं लिखते हैं शाबिज भाई अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी स्टोरी को लाइक करता हूं। तो ज़ुबैश अंसारी जी मेरे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? आपका शुक्रिया कि आप विजयनगर राजस्थान से कहानी सुनते हैं। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, एक दिन से कुछ कमी लग रही थी, आज अच्छा लगा रहा है कि आपसे क्राइम स्टोरी सुनकर। जी नसीर अहमद जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। साजिद दार हैं हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जोरेज़ हैं लिखते हैं आपकी आवाज़ में कहानी सुनने का अलग ही एक्सपीरियंस है। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक थी, गलती इन्होंने खुद की और बच्चे बेचारे को इसकी सज़ा दी, बच्चे की जान ले ली, बहुत गलत किया इन्होंने। जी आपने अपना बहुमूल्य कमेंट्स किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हसीबुल अंसारी हार्ट बनाते हैं, बहुत शुक्रिया। स्माइलिंग वीवर लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हो आप? बिग फ़ैन भाईजान, लव यू ब्रो, ऑल द बेस्ट। तो स्माइलिंग वीवर जी मेरे भाई आपका शुक्रिया। वालेकुम सलाम। आफ्ताब मलिक हैं लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपकी वीडियो को रशिया से देखता हूं और आज हमारी शादी की एनिवर्सरी है और मैं अमरोहा से हूं। तो आफ्ताब मलिक जी आप रशिया से हमारी कहानी सुनते हैं, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में आप दोनों पति पत्नी की आज शादी की एनिवर्सरी है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप इसी तरीके से प्यार भरी ज़िंदगी गुजारेंगे जिस तरीके से गुजारते हैं, और मेरी यही दुआ है कि आप दोनों ऐसे ही सलामत रहें। आज आपकी एनिवर्सरी थी और इसी तरीके से 100 साल आप दोनों एक दूसरे के साथ जिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हसीबुल अंसारी लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे छोटे भाई, बहुत तकलीफ़ है, इस कहानी में बहुत दर्द है। हसीबुल अंसारी जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं मलिक साहब दुखद है आज की कहानी। मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया। सालिम अंसारी हैं लिखते हैं रियाज से कहानी सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज सिंह हैं लिखते हैं राम राम जी शाबिज भाई, कैसे हैं आप? ठीक रहो यही प्रार्थना है ऊपर वाले से। भैया इसको प्यार तो नहीं बोल सकते, नाजायज़ संबंध आजकल कितने ज़्यादा हो रहे हैं, रिश्तों का तो खून बहुत हो रहा है आजकल। कहानी आप बहुत अच्छे कहानियों से आपकी सीख मिलती है, फिर भी इंसान सुधार नहीं पा रहा है। तो धीरज सिंह जी भैया राम राम, आपका शुक्रिया कि आपने अपना बेशकीमती कमेंट्स किया। दिनेश कुमार हैं लिखते हैं माई वाइफ आल्सो लाइक योर स्टोरी। तो दिनेश कुमार जी शुक्रिया आपका और आपकी पत्नी का। देव कुमार जी लिखते हैं जीव जंतु को बचाने वाले मुरली मूली हौसला भाई जौनपुर की उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको आज स्नेक वाइट हुआ है, भगवान से दुआ करता हूँ कि मैं जल्दी स्वस्थ हूँ। तो भाई मैं भी दुआ करता हूँ कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं और मुरली वाले भैया को जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दें। उसके बाद में मंसूरी भाईजान लिखते हैं मलिक साहब ऐसी ही कहानी जब आती हैं तो इन माता को कुमाता कहा जाता है, बहुत शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से सुनते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज सिंह जी लिखते हैं आजकल माता बहुत दुख दे रही हैं, नाजायज़ संबंध में यही हो रहा है। दिनेश सिंह जी शुक्रिया आपका। और एक खान लिखते हैं आपकी ज़िंदगी को मैं सलाम करता हूँ, आपकी सादगी को मैं सलाम करता हूँ, बहुत शुक्रिया। छोटा बच्चा है लिखते हैं सर कैसे हो भाई, मैं ठीक हूँ। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं मलिक साहब
लोग इतना गिर जाते हैं अपनी कमियां छुपाने के लिए, किसी निर्दोष नाबालिग तक की जान ले लेते हैं। बहुत अच्छी बात कही, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अरुण ठाकरन लिखते हैं ये तो सिर्फ कुछ ही केस होते हैं जिनका खुलासा हो जाता है, वरना काफ़ी लोग केस करने के बाद भी नहीं पकड़े जाते। अरुण ठाकुर जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। वो तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जो चीज़ें छुप नहीं पाती, लेकिन पहले के दौर में बहुत ज़्यादा लोग क्राइम कर बच जाते थे। आज के ज़रिए कम से कम आवाज़ उठाई जाती है और उन लोगों को सज़ा मिलती है। उसके बाद में अलबफ़ा हैं लिखते हैं तुम भी शम्स की तरह हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, देखो आज इसको कोई नहीं सुनता। अलबफ़ा जी, आप क्राइम में कभी भी इस तरीके की चीज़ें खोजने की कोशिश मत करना। क्राइम क्राइम होता है। अगर कोई क्राइम करता है, वो किसी भी जात से हो, किसी से धर्म से हो, हमारा फ़र्ज़ है कि हम आप लोगों तक उस कहानी को पहुंचाएं, जिससे कम से कम क्रिमिनल को सज़ा मिल सके और जो पीड़ित है उसके साथ में इंसाफ हो सके। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, मिलता हूँ कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।